जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं नर जनन तंत्र की संरचना। यानी आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो नर जनन तंत्र होता है उसका संरचना कैसे होता है, डायग्राम उसका कैसे बनता है। आज के क्लास में आपको सिखाने वाले हैं, डायग्राम बनाना सिखाएंगे, इसके साथ साथ उसके भागों को भी आज के क्लास में ही बताने वाले हैं। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि नर जनन तंत्र की जो संरचना है आप बेहतर ढंग से सीख जाएंगे। फिर आज के बाद आपको नर जनन तंत्र की संरचना में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नर जनन तंत्र का संरचना बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि ये संरचना आप देख पा रहे हैं, ए वाला जो पार्ट होता है इस पूरे पार्ट को हम लोग शिश्न कहते हैं। ए टेस्टिस है, अधिवृषण, शुक्रवाहक नलिकाएं, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और उसके बाद ये काउपर ग्रंथि, ये शुक्राशय हो जाएगा। हम लोग अब क्या करते हैं, एक जो इसके एक एक भाग है उस एक एक भागों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो लाल कलर से आपको दो अंडाकार संरचना दिखाई दे रहा है, इस अंडाकार संरचना को हम लोग टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस। इसे टेस्टिस कहा जाता है। नर में एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिसों की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। हिंदी में इसे वृषण कहते हैं।
हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे देखिए, ये ऐसे पता चल रहा है कि आपस में ये मिला हुआ है, यानी अजुराइल है। तो ये जो अजुराइल है बाबू, ये लगभग 6 मीटर लंबी नलिका होती है जो अति कुंडलित होती है। इस 6 मीटर लंबी नलिका को जो अति कुंडलित है, इस नलिका को हम लोग क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिवृषण। इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, ठीक है। यहां आप देख पा रहे हैं दो नलिकाएं इस प्रकार से निकली हुई है। जो नीले कलर से दिखाई दे रहा है इसे हम लोग वैस डिफरेंस कहते हैं। शुक्रवाहक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहक कहते हैं। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये जो ए वाला थैली होता है, इस पूरे थैली में पेशाब एकत्रित होता है, यानी इस थैली को हम लोग क्या कहेंगे? मूत्राशय कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस थैली में जो मूत्र होता है वो एकत्रित होता है, इसलिए इस थैली को हम लोग क्या कह देंगे? मूत्राशय कहेंगे। यहां लिख देते हैं मूत्राशय। मूत्राशय। ब्लेडर। बात करें ये जो रेड कलर से ऐसे बादल नुमा दिखाई दे रहा है बाबू, ये बादल नहीं है, ये एक ग्लैंड है, एक जोड़ी होती है। ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम लोग शुक्राशय कहते हैं। इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहेंगे? शुक्राशय। शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल्स। ए वाला जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है, इस पूरे ग्लैंड को हम आपको इंडिकेट करके बता दें, जो पूरा ब्लैक कलर से बना हुआ है, इस पूरे भाग को हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, ये जोड़े में नहीं अपितु एकल होता है, सिंगल होता है, यानी इस ग्रंथि को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर से यानी लाल रंग से बनी हुई दो ग्रंथियां दिखाई दे रही हैं। इन ग्रंथियों को काउपर ग्रंथियां कहते हैं। ये जो काउपर ग्रंथियां होती हैं, एक जोड़ी यानी वन पेयर होती हैं, एक जोड़ी होती हैं। ये जो रेड कलर से ग्रंथ दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? काउपर। काउपर ग्लैंड। एक जोड़ी है, यस लगा दीजिए। काउपर ग्रंथि, यहां काउपर ग्रंथि। ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा, इस पूरे पार्ट को पेनिस कहेंगे। ये जो पार्ट यहां से लेकर यहां तक पूरा दिखाई दे रहा है, इस पूरे पार्ट को पेनिस, पेनिस यानी शिश्न, शिश्न कहा जाता है। नर जो होता है संभोग क्रिया इसी के द्वारा करता है। नर का जो होता है मैथुनांग होता है। नर जो होता है इसी की सहायता से क्या करता है? एक मादा के साथ संबंध बनाता है। और ये जो पेनिस होता है, पेनिस के इस वाले भाग को देखिए, ये जो पेनिस का हेड है यानी सिर है, इसे शिश्न मुंड कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? शिश्न मुंड कहा जाता है। और ये जो बीच में पाइप दिखाई दे रहा है, ये पाइप यहां देख पा रहे हैं, ये बीच में पाइप दिखाई दे रहा है, इस पाइप को हम लोग क्या कहेंगे? मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। ये पूरा नर जनन तंत्र का डायग्राम है। अब आइए एक एक पार्टों को जो आपको नाम से बताया गया है, इन एक एक पार्टों का काम भी जान लेते हैं कैसे कैसे काम करता है। जो नर का ये शिश्न होता है, यहीं से शुरू करते हैं। ये जो नर का शिश्न होता है, शिश्न के आगे वाला हिस्सा जो होता है उसे शिश्न मुंड कहते हैं। शिश्न मुंड जो होता है, यहां पर शिश्न मुंड के पास इस स्थान पर एक छिद्र होता है जिसके रास्ते से मूत्र और वीर्य दोनों बाहर आता है। अब वीर्य क्या होता है उसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी बस इतना समझिएगा कि ये यहां पर जो होता है, जो शिश्न मुंड पाया जाता है, शिश्न मुंड के इस वाले स्थान पर एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्राशय, मूत्राशय मुख। क्या कहते हैं? मूत्राशय मुख कहते हैं। और ये जो मूत्राशय मुख होता है, ये जो यहां देखिए, यहां से पाइप आया हुआ है, यहां जो पीछे वाला ए वाला भाग है, मूत्राशय जो होता है, यहां से पाइप आया हुआ है, यहां से ऐसे पाइप आएगा और यहां पर खुल जाएगा। तो जहां पर ये पाइप खुलता है, कहां पर खुलता है? तो शिश्न मुंड के द्वारा यहां पाइप खोल दिया जाता है। इस स्थान को मूत्राशय मुख कहते हैं। यह जो स्थान होता है, इसी स्थान से पेशाब भी बाहर निकलता है, इसी स्थान से वीर्य भी बाहर निकलता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को शिश्न कहते हैं। शिश्न नर का मैथुनांग होता है। नर जो होता है लैंगिक संपर्क इसी के सहायता से बनाता है। अब इसके सहायता से बनाएगा कैसे? तो जो नर होता है, नर में इस वाले पार्ट में क्या होता है? ब्लड आके भर जाता है। जब ब्लड आके भर जाता है, देखिए ब्लड को लाने का काम कौन करता है? तो ब्लड को लाने का काम धमनी करेगा, ले जाने का काम सिरा करेगा। तो धमनी क्या होता है? जब पुरुष उत्तेजित होता है तो धमनी क्या करता है? ब्लडवा ला के धड़ाधड़ 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 इसी में लाके सब भर देगा। अब जब ब्लड इसमें भरेगा तो शिश्न कड़ा हो जाता है। अब जब शिश्न कड़ा हो जाता है, उस स्थिति में होता क्या है? जो सिरा होता है, सिरा जो होता है, सिरा वाली जो पाइप यानी नस होती है वो दब जाती है, जिससे ब्लड आया तो, लेकिन ब्लड वापस नहीं गया। तो जब ब्लड आ गया, स्खलित हो गया, आपके स्टोर हो गया, वापस जा नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है? ये शिश्न पूरी तरह से कड़ा हो जाता है और एक मादा के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आया। अब आप कहेंगे सर नॉर्मल कैसे होता है? तो जब पुरुष संबंध क्रिया बना लेता है, संबंध क्रिया बनाने के बाद एक मादा के साथ संबंध बनाने के बाद जब वीर्य स्खलित हो जाता है, वीर्य बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है? ये धीरे धीरे अपने पूर्व की अवस्था में जाने लगता है। क्यों जाता है? जब संबंध बना लेगा, वीर्य स्खलित हो जाएगा, उस समय क्या होता है? सिराएं धीरे धीरे खुलने लगती हैं और जब सिराएं खुलेंगी तो सिराओं के रास्ते से ब्लड क्या होता है? चला जाता है और ये धीरे धीरे क्या करेगा? नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा, अपनी पहले की स्थिति में आ जाता है। उम्मीद करते हैं ये जो शिश्न वाला पार्ट है आप समझ गए होंगे। बात अगर करें यहां पर टेस्टिस की, तो नर जो होता है, नर में एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। इस वृषण में ही क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए और बताए भी है, पिछली जो कक्षाएं आपकी लगी हैं, जो पिछली जो क्लास आपका लगा हुआ है, उन क्लासों में आपको बताया गया है कि ये जो वृषण होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो अभी बस इतना जान लीजिए, ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस यानी वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब कितना निर्माण होता है, कैसे होता है, उसको आगे समझेंगे। अभी बस इतना जानिए, जो वृषण होता है, वृषण में किसका निर्माण होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है।
बात समझ में आ गया। आगे अगर हम लोग बात करें, शुक्राणु निर्माण की क्रिया यहां होगी, यानी इस वृषण में शुक्राणु का क्या होगा, निर्माण होगा। और यहां जब निर्माण होगा तो आगे शुक्राणु का परिपक्वन जो होता है अधिवृषण में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां होता है, तो मुस्कुराते हुए मेरे देश के अच्छे बच्चे जवाब दीजिएगा, शुक्राणुओं का परिपक्वन, शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां होता है, तो अधिवृषण में। अधिवृषण 6 मीटर लंबी नलिका होती है जो अति कुंडलित होती है। हम आपको क्या करें, 6 मीटर का धागा काट के दे दें और कहें बेटा इसको अजुराओ, तो अजुराओगे तो कितना होगा, इतना होगा, यानी उसको आप अति कुंडलित कर दिए, अजुरा दिए, तो एक छोटा सा साइज हो जाता है। उसी प्रकार एक 6 मीटर लंबी नलिका होती है और ये अति कुंडलित हो जाती है, यानी इसको अजुरा दिया जाता है, तो एक छोटे से कामा, जैसे इंग्लिश में आप देखते हैं जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो कहीं कहीं कॉमा लगा होता है, तो कामा के आकार की ये संरचना होती है। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो ये 6 मीटर लंबी होती है, लेकिन जब ये अतिकुंडलित हो जाती है तो इसकी साइज मैक्सिमम कितना हो जाता है, लगभग आसपास कहें तो 4 सेंटीमीटर के आसपास इसकी साइज हो जाती है। आगे बात करें, यहां पर जो ये वैस दिखाई दे रहा है, इस वैस को हम लोग क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस, यानी शुक्रवाहक। यानी जब शुक्राणु क्या होता है, ध्यान समझिए, जब शुक्राणु यहां बन जाएगा, बनने के बाद अधिवृषण से दौड़ते हुए यहां आएगा, कहां आएगा, यहां। तो ये क्या करता है, शुक्रवाहक का काम केवल इतना होता है मेरे देश के नौजवान, ये क्या करता है, शुक्राणुओं को आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रदान करता है। यानी अगर हम लोग बात करें शुक्रवाहक की, तो शुक्रवाहक क्या करता है, इसे शुक्राणुओं को आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है, तो शुक्राशय नर की सहायक जनन ग्रंथियों के अंतर्गत आता है। नर में 3 सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला हो जाएगा शुक्राशय, उसके बाद हो जाएगा प्रोस्टेट, आगे बात करें तो काउपर। यानी नर में मुख्य रूप से 3 सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें अहम भूमिका शुक्राशय की होती है। शुक्राशय जो होता है वीर्य का लगभग 70% भाग बनाता है। ये जो शुक्राशय होता है वीर्य का 70% भाग बनाता है, अकेले संभाल के रखता है। एक चिपचिपे हल्के पीले रंग के पदार्थ का स्राव करता है, जो वीर्य में मिलकर शुक्राणुओं को आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रदान करता है, या उसकी स्पीड बढ़ा देता है, तीव्रता बढ़ जाती है, उसे पोषण देने का काम भी करता है। यहां पर देखें तो दूसरी सहायक जनन ग्रंथि क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट हो जाएगा। ये वीर्य का लगभग 30% भाग बनाता है, यानी 25 से 30% भाग बाबू अकेले प्रोस्टेट ग्रंथि बनाता है। बाकी जो बचा हुआ काम है वो काउपर ग्रंथि कर देता है। आगे बात करें तो शुक्राणु बाबू बनेगा यहां, फिर यहां से यहां आया, दौड़ते दौड़ते इसे आएगा, फिर यहां से फिर धीरे एक पाइप में मूत्रमार्ग में। अब मूत्रमार्ग में जब आता है तो उससे पहले देख लीजिएगा काउपर ग्रंथि क्या करता है, कुछ पदार्थों को छिड़क देता है। अभी छिड़केगा का है तो कुछ ऐसे केमिकल रहता है उसको छिड़केगा। केमिकल का मतलब ये ना समझिएगा कि बाहर से कोई केमिकल लाके डाला जाएगा। अरे मेरे कहने का मतलब है नौजवान, एक कुछ चिपचिपे पदार्थ को यहाँ छिड़क देगा, जिससे इस नलिका की अम्लीयता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अगर नलिका में अम्लीयता उपस्थित रहेगी तो शुक्राणु मर जाएंगे, फिर इंसान बाप नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्या करता है, एक काउपर ग्रंथि इसकी अम्लीयता को क्या कर देता, छिड़क के नष्ट कर देता है, और शुक्राणु यही रास्ते धड़धड़ा के आएगा और यही मूत्राशय मुख से क्या होगा, सरपट्टे बाहरी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको नर जनन तंत्र अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो क्लास को अपने मित्रों के पास
शेयर जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी बताइए। सुरेंद्र सर अपने चैनल संस्कार क्लासेज बाई सुरेंद्र सर पर कक्षा 12 का बायोलॉजी शुरू किए हैं और बायोलॉजी का अभी दूसरा अध्याय चल रहा है। अभी कुछ समय नुकसान नहीं हुआ है, जल्द से जल्द आके क्लास को ज्वाइन करें और अपना जो पढ़ाई है बेहतर ढंग से करें ताकि उनका परीक्षा में बेहतर अंक आए। अभी आप एक फिगर को, इस चित्र को, इस संरचना को, डायग्राम को नोट कर लीजिए। फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।